अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग के हवाले से आज दो अहम खबरें सामने आईं। पहली खबर यह सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब तकरीबन 20 महीने के बाद हमजा शहबाज फिर से सियासत में मुतहर्रिक होंगे। फिर आज मरियम नवाज के नैब में तलबी के नोटिस और फिर ये नोटिस वापस लिए जाने की खबर आई। इस पर मरियम नवाज ने तबसरा करते हुए कहा कि मैंने भी नैब के नोटिस के बारे में सुना है और फिर सुना कि अचानक ये नोटिस धुंध में गुम हो गया। मेरे खिलाफ नैब की नोटिस की बात की तो मेरे ख्याल है सुना तो मैंने भी यही था, फिर अचानक सुना कि वो धुंध में वो नोटिस भी गुम हो गए। हमजा शहबाज की रिहाई के बाद अब क्या मरियम नवाज गिरफ्तार होने जा रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुई। उन्होंने पार्टी को लीड किया, ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई, बड़े बड़े जलसे किए, पार्टी से मुताल्लिक अहम फैसले किए, ऑपोजिशन की क़यादत से राब्ते में रहीं, PDM की फैसला साजी में शामिल रहीं और उन्हें पार्टी के कायद नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद भी हासिल है। खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मरियम नवाज के फैसलों को अब तस्लीम करते हैं। मगर अब हमजा शहबाज जमानत पर रिहा हो रहे हैं। वो पंजाब में पार्टी के मामला देखते रहे हैं, पंजाब की सियासत को समझते हैं। उनकी सियासत मरियम नवाज की तरह जारहाना नहीं है, बल्कि अपने वालिद शहबाज शरीफ की तरह मुफाहिमाना रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि हमजा शहबाज फिर से मुफाहिमत की सियासत करेंगे या फिर मरियम नवाज की तरह मज़ाहमत की सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमजा शहबाज के आने से पार्टी को फ़ायदा होगा। वो और हमजा शहबाज मिलकर नवाज शरीफ की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियाँ साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। गिरफ्तारी से पहले हमजा शहबाज की एक पोजीशन रही है, वो मुफाहिमत की सियासत के हामी रहे हैं, खुलकर इसका इजहार भी करते रहे हैं। अक्टूबर 2017 को हमारे प्रोग्राम में हमजा शहबाज ने कहा था कि वह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुफाहिमत की सियासत पर कायल करेगी। जो मरियम बीबी का पॉइंट ऑफ व्यू है वही नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि ताया और अपनी कज़न दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं इस वक्त इस मामले पर। मेरा ख्याल इंशाअल्लाह कभी ना कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त था जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुश्किल में थे, केसेस भुगत रहे थे, गिरफ्तारियों का सामना था, मगर इस सब के बाद भी हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए, उनके वालिद अब तक गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ नून लीग ने एक बार फिर से NA-75 डस्का में दोबारा से पोलिंग का मुतालबा किया है। आज मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि डस्का में इंतखाबी नताइज की तब्दीली में वो एजेंसियाँ मुलविस हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत हैं। उनके पास धांधली में मुलविस अफराद के नाम हैं। अगर सच नहीं बोला गया तो वो खुद हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आएंगी। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। वो नाम मेरे पास आ चुके हैं, मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खुद सच बता दें, वरना वो हक़ाइक़ मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूँगी। गुज़िश्ता रोज़ भी मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा था कि उनके पास नाम हैं। अगर नून लीग के पास धांधली में मुलविस अफराद के नाम हैं, तफसीलात हैं, तो सामने क्यों नहीं ला रही है कि हुकूमत तो मानने की बजाय नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। हमारे साथ मौजूद है नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अगर आपके पास नाम है सामने लाएं, जो एजेंसी है उसके जो 2 अफराद के नाम हैं वो भी सामने लाएं, क्योंकि हुकूमत से कि आप तवक्को किए हुए कि वो सारी तफसीलात सामने लाएगी, वो तो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है। आप लोग क्यों नहीं ला रहे नाम सामने अगर तफसीलात हैं? नहीं, देखें, हम इसमें जो भी हमारे पास एविडेंस है वो सारी की सारी जो है वो हम इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश कर रहे हैं। ग़ालिबन आज हमारे वकील ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो मैं तमाम प्रूफ्स के जो है सबमिट की है और बाकी वो आर्गूमेंट्स में भी जो है वो चीज़ें सामने लाएंगे।
तो हम इस पोजीशन में हम कोई इलेक्शन कमीशन के लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास काफ़ी मवाद है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो सकती है, और उस इंक्वायरी में फिर सारे सबूत हम रखें, हर चीज़ को कन्फ्रंट किया जाए ताकि उसके बाद जो है वो हर चीज़ सामने आए। क्योंकि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, देखें 3 चीज़ें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि आइंदा किसी इलेक्शन में फायरिंग ना हो, तो जिन लोगों ने फायरिंग की है उन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया में मौजूद हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएं। और इसी तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि आज के बाद कोई रिज़ल्ट चेंज ना हो, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो किसी की इमा के ऊपर जो है वो इस किस्म की हरकत ना करे, तो उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगर वो कंसेंट पार्टी हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, और अगर उनको जिसने भी किसी ने अगवा किया है, ज़बरदस्ती किया है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात कायम किए जाएँ, उनको गिरफ़्तार किया जाए। और साथ जो बेनिफिशरी है, अगर यानी बेनिफिशरी जो है उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है, तो कल को जो उम्मीदवारान है वो खुद हिफाजत किया करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। मगर राणा साहब, बात का ये कोशिश किया करेंगे कि कोई फायरिंग ना हो, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो पोलिंग ना रुके। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को इंश्योर करना चाहता है तो ये एक्शन ले। मगर राणा साहब, कल इलेक्शन कमीशन की हियरिंग में आप लोगों ने वीडियोस तो रखी इलेक्शन कमीशन के सामने, बाकी चीजें भी रख देते। जो 2 नाम मरियम नवाज साहिबा के पास हैं, जो एजेंसी के नाम उनके पास हैं, किस तरीके से अहकामात वज़ीर आज़म के मातहत एजेंसी ने दिए या काम किए हैं, वो सारे रख देते ना सबूत। देखें, ये जो भी केस होता है उसमें जो भी आपके लॉयर होते हैं उनकी मशावरत से आगे जो है वो चला जाता है। जो सबूत पटिशन के साथ उन्होंने मुनासिब समझा है, हमारी लीगल टीम ने वो जो है वो दायर कर दिए गए हैं। जो चीज़ें वो आर्गूमेंट्स में सामने लाना चाहते हैं वो आर्गूमेंट्स में सामने लाएंगे, और जिस मरहले के ऊपर लीगल टीम एडवाइस करती है या मरियम नवाज शरीफ साहबा इसको मुनासिब समझती हैं तो वो हर चीज़ जो है उसको सामने ले आया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये किसी प्रॉपर इंक्वायरी के नतीजे में ये चीज़ें सामने आएँ। ये सिर्फ एक तरफ से इल्ज़ाम और दूसरी तरफ से काउंटर इल्ज़ाम की नज़र ना ये चीज़ हो जाए। मगर ये बड़ा सीरियस मसला है, सीरियस मसला है। वोट चोरी इस मुल्क में जो है सीरियस मसला डेफिनेटली है राणा साहब, मगर सीरियस मसला है। वोट चोरी जो है ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। मगर ये बता दीजिए कि वो कह रही है कि एजेंसी लीगल प्रोसेस चलना चाहिए। एजेंसी जो वजीर आजम के मातहत है, ज़ाहिर आनी तौर पर तो सारी एजेंसियां वजीर आजम के मातहत हैं, तो ये सिविलियन एजेंसी की बात कर रही हैं, अस्करी एजेंसी की बात कर रही हैं। देखें, जो बात उन्होंने की है उस बात में ना तो मैं कोई इजाफा करने का मजाज हूँ और ना उसमें मैं कोई जो है वो कमी करने का मजाज हूँ। बहरहाल जो बात उन्होंने की है वो बात उसी तरह से है। मतलब मगर आप तो कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार आपको नजर नहीं आया इस मामले में। नहीं, देखें, जो किरदार नज़र आए हैं, जो किरदार पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का नज़र आया है वो हमने बयान कर दिया है। जो पुलिस का नज़र आया है, चीफ सेक्रेटरी का, आईजी का, डीपीओ का, डिप्टी कमिश्नर का, वो सारे हमने जो है वो सामने रख दिए हैं। और बाकी जब इंक्वायरी आगे चलेगी तो उसमें कोई और किरदार आ सकता है सामने, और अगर कोई सामने आएगा तो उसको भी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। इस बारे में इस वोट चोरी को रोकने के लिए हम किसी किस्म का कोई दकीका जो है वो फ़रोग़दाश्त नहीं करेंगे, और हर चीज़ को जो है हम कंटेस्ट भी करेंगे और उसको एक्सपोज भी करेंगे ताकि ये मामला जो है ये रुके। राज साहब, ये बता दीजिए कि आज मुझे ये भी बताइए कि हमजा शहबाज साहब की आज ज़ाहिर ज़मानत पर रिहाई हो गई है, अब वो बाहर आते हैं तो बयानिया किसका चलेगा? मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं 1 और 1 11 होंगे हम, मगर वाज़े तौर पर हमजा शहबाज साहब मुज़ाहमती बयानिए के हामी नहीं रहे हैं माजी में, और पार्टी में भी एक लोग मौजूद हैं जो नहीं समझते कि ये जो मुज़ाहमती बयानिया है ये दुरुस्त बयानिया है या पार्टी को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो क्या आपकी पार्टी के अंदर बयानिए की लड़ाई शुरू हो जाएगी? नहीं, बयानिया तो पार्टी लीडर का है, और पार्टी लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है। उस बयानिए से ना हमजा शहबाज, ना मरियम नवाज, ना मियां शहबाज शरीफ, ना कोई और कोई आदमी भी जो है उस बयानिए से तो बाहर नहीं जा सकता।
और वोट को इज़्ज़त देना, अवाम के फैसले को तस्लीम करना, आईनी हदूद में रहना, ये कौन सी मज़ामत का बयानिया है जी? मगर मज़ामती बयानिया ये नहीं है। मगर ये जिस तो तरीके मुल्क की से तरक्की और खुशहाली का बयानिया है। मगर मुराद साहब, जो जिस तरीके से तकारीर में बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, जो वो स्टैंड लेते हैं, वो नहीं नज़र आता है शहबाज शरीफ साहब या मरियम या फिर हमजा शहबाज साहब की तरफ से माजी में। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि वो जो अग्रेसिव बयानिया है वो उसी तरीके से बयान किया जाएगा या फिर उसमें नरमी आ जाएगी? देखिए, किसी भी बात को बयान करने का हर आदमी का अपना असलूब होता है, अपने अल्फाज होते हैं। हर आदमी जब स्पीच करता है तो उसका एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो सिविलियन बालादस्ती का बयानिया है, या वोट को इज़्ज़त या अवामी मैंडेट को तस्लीम करने का बयानिया है, या रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बयानिया है, उससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई आदमी भी जो है वो और राना साहब अगर ऐसा हो गया, और अगर राना साहब ऐसा हो गया, वो मुतफिक है, सब मुतफिक है। उन्होंने कहा 1 और 1 11 हो जाएंगे, अगर 1 और 1 की नौबत ना रही, उन्होंने आज भी बताया कि जी नोटिस की खबर मैंने सुनी थी, फिर वो धुंध में खो गया। अगर मरियम नवाज साहिबा अरेस्ट हो गई और एक ही बयानिया वाला आदमी रह गया, तो फिर किसका बयानिया चलेगा अगर हमजा शहबाज ही रह गए? देखिए, बयानिया तो मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि बयानिया तो वही चलेगा जो मियाँ नवाज शरीफ का पार्टी लीडर का बयानिया होगा। और बाकी अगर इस किस्म की कोई हरकत ये करते हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि किस किस्म की ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इनको किसी खिड़की में जो है वो फंसाएंगे, हालांकि वे खुद ही खिड़की में फंस रहे हैं ये। तो अगर कोई ऐसी ये बात करेंगे तो इस जद्दोजहद को जो शुरू है और जो जारी है, इंशाअल्लाह ताला ये अपनी कामयाबी तक जो है जारी रहेगी। इसमें कतन कोई जो है वो एक कदम, एक लम्हा की जो है वो उसका भी जो है वो तकाफल नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, एक ही दिन 2 खबरें आई हैं, हमजा शहबाज साहब की ज़मानत पर रिहाई, फिर मरियम नवाज साहिबा ने जैसे कहा कि खबर मैंने देखी थी कि मुझे तलबी का नोटिस नैब की तरफ से, और फिर वो भी कहीं धुंध में शायद खो गया है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं 1 और 1 11 हो जाएंगे जब हमजा शहबाज साहब बेल पर वापस आएंगे, मगर आपको लगता है कि वाकई 1 और 1 11 होंगे? क्योंकि माजी में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहीं, बयानिए की में फ़र्क की खबरें सामने आती रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ज़ाहिर एक अलग बयानिया है, फिर वो दोनों ही अंदर चले गए थे, मरियम नवाज ने पार्टी में डोमिनेट किया, नजर आ रही हैं। आपको लगता है 1 और 1 11 ही होगा? मेरा ख्याल है कि अगर तो हुकूमती दबाव जारी रहा तो ये मेरा ख्याल है ज़ाहिर है 1 से 11 हो जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने अपना दबाव ख़त्म कर दिया तो फिर डेफिनेटली नेचुरली जो डिफरेंसेस मौजूद हैं बयानिए के, वो ज़रूर उभरेंगे। अच्छा, मगर क्या ये भी हो सकता है कि 1 और 1 11 का मौका ही ना मिले, एक बाहर आए तो दूसरा अंदर चला जाए? देखिए, ये तो जाहिर है कि दोनों के बयानिए बिल्कुल फ़र्क हैं, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ हालांकि बड़ा लंबा जेल में रहे हैं, ख़ासकर हमजा, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया नहीं बदला। अब भी वो यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसालियत से कोई रास्ता निकाला जाए। और मरियम साहिबा इस सारे अरसे में अगरचे आज़ाद रहीं निस्बतन, उनको बात करने की इजाज़त रही, वो जलसे जुलूस भी करती रहीं, लेकिन उनका बयानिया अब भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से उस तरह मुसालियत मुमकिन नहीं है। उनके साथ एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ ही हम बात करेंगे और इसी तरह बग़ैर बातचीत के ही हम रास्ता निकालेंगे। तो ये दोनों का बयानिया फ़र्क है। और अगर हमजा शहबाज साहब जिस तरह से जेल से आएंगे, ज़ाहिर है अगला टारगेट नून का और ख़ासकर हमजा साहब का यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आएँ। अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर मसालियत के बयानिए और जो मुखासमत का बयानिया है, इनमें फिर एक तज़ाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब मगर एक ही ज़माने में हमने देखा हमजा शहबाज गिरफ्तार होते हैं, फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं, एक ही साथ दोनों जेल में। मरियम नवाज साहिबा को अपना बयानिया, जो कि उनके वालिद साहब का बयानिया है, उसे बयान करने का मौका मिला, पार्टी को कंट्रोल करने का मौका मिला, क्राउड पुलर वो बनती नज़र आई, PDM के साथ सारे मामलात वो तय करती नज़र आई। तो एक नज़र आया कि कंट्रोल कर रही हैं, जिस पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो भी कबूल करती नज़र आई कि जी मरियम नवाज साहिबा को वो भी कबूल कर रही है। एक अच्छी स्ट्रेटजी आपको लगता है कि थी कि दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को ये मौका मिला, या कहीं ना कहीं एक गलत स्ट्रेटजी थी? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अहमकाना किस्म की गलती थी सियासी,
और इससे मरियम को वाकई लीडर बनने का मौका मिला। और अगर शहबाज साहब बाहर होते और हमज़ा बाहर होते तो शायद मरियम इतनी क्राउड पुलर ना बनती, शायद इस तरह उन्हें मौका ना मिलता। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब का या मुस्लिम जो पीटीआई है उनका टारगेट ये लगता है कि उन्होंने दो लोगों को ख़ास कर टारगेट पे रखा हुआ है। वो चाहते ये हैं कि शहबाज शरीफ और शायद खाकान अब्बासी जो है वो टारगेट पे रहें, क्योंकि खान साहब को या वज़ीर आज़म को ज़्यादा ख़तरा इन दोनों शख्सियात से है, क्योंकि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें मरियम से इतना ख़तरा नहीं लगता, क्योंकि वो समझते हैं कि मरियम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अभी मुफाहमत का रास्ता नहीं खुला, इसलिए उनसे वो ख़तरा महसूस नहीं करते। सर, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इस हवाले से बताइएगा। पंजाब में ज़ाहिर है नून लीग ये कहती है कि जी पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत अनपॉपुलर है, इसलिए अवाम उनसे बेजार हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ के बयानिए ने पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, मगर एक MPA की सीट नून लीग ने जीती है, दूसरी पर टफ मुकाबला हुआ, डिस्प्यूटेड सीट है अभी तक, और उसके साथ साथ मगर तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक इन दोनों सीटों पर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2018 के मुकाबले में कम वोट लिए हैं। तो कौन दुरुस्त कह रहा है? तहरीक इंसाफ अनपॉपुलर नहीं है या फिर नून लीग का बयानिया दफन नहीं हुआ है, उसमें अभी तक जान है? कौन ठीक है? देखें, इस हद तक अगर वोटों की गिनती पे जाएं तो डेफिनेटली जो पंजाब के दोनों हलके हैं, दोनों में पीटीआई ने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। और जो असल में दोनों जो हलके हैं, नेशनल असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का की, इनके दोनों में जो इससे पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 3 वे कॉन्टेस्ट था। जो NA 75 है इसमें भी एक आज़ाद उम्मीदवार भी था, और इसी तरह जो वज़ीराबाद है वहाँ जमात इस्लामी का उम्मीदवार था। तो इस हवाले से तो ये कह सकते हैं कि पीटीआई के वोट जो हैं वो डेफिनेटली बड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो बाय इलेक्शन का फिनोमिना होता है उसमें हमेशा पार्टियों के वोट पड़ते हैं और हुक्मरान पार्टी को एडवांटेज होता है, क्योंकि वो लोगों के काम करवा सकती है, वो लोगों को फेवर दे सकती है, और साथ ही लोगों को ये पता होता है कि अगर ये MNA या MPA जीता तो ये सीधा बरसरे इक़्तिदार पार्टी में जाएगा। जबकि इलेक्शन से पहले ऐसा पता नहीं होता, क्योंकि सारे लोग ही हुकूमत की ट्राई कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ये कहती है कि उनके वोट पड़े हैं तो ये दावा दुरुस्त है, लेकिन ये भी पीटीआई को फिर मानना चाहिए कि वो हुकूमत में होने के बावजूद हार गए हैं और जो उन्हें एडवांटेज हासिल थे वो हासिल नहीं कर सके। मगर भाई साहब, जो एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई है डस्का के बाद, ये भी कहा गया कि जी वज़ीर आज़म को बराह रास्त सारे मामले का पता नहीं था। फिर ये भी कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी कर दिया कि 20 पोलिंग स्टेशन पर अगर ये कह रही है, शोर मचा रही है अपोजिशन, तो उस पर मैं कहता हूँ कि दोबारा इलेक्शन हो जाए। और फिर तहरीक इंसाफ ने काउंटर अटैक किया कि अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो तैयार हो गए हैं। आपके ख्याल में डैमेज कंट्रोल हो गया है, या फिर जो शफाफियत का, शफाफ इंतखाबात का, इलेक्शन रिफॉर्म्स का बयानिया है, जो नैरेटिव है तहरीक इंसाफ को, उसको नुकसान हुआ है बहुत? मेरा ख्याल है नेगेटिव मैसेजिंग हुई है, और दूसरा फिर जब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है तो उससे तो ये साबित हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया है या जो भी उम्मीदवार ने किया है उसको अच्छी नज़रों से जो रियासत है उसने नहीं देखा। और नोटिस लेके अगर 20 हलकों का या सारे हलके का भी दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो ये पीटीआई की सुबकी होगी, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। और अगले इलेक्शन पर शुबहात बड़े हैं कि जब भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, अगर इंतज़ामिया को इसी तरह खुला हाथ दिया गया तो वो इंतज़ामिया जो है वो डेफिनेटली ये इंटरफेयर करेगी। हाँ, अलबत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज़्ज़त बढ़ी है, उनकी साख में डेफिनेटली इजाफा हुआ है इन इक़दाम से। और भाई साहब, होगा क्या? बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, गली मोहल्लों के लेवल पर होंगे, इस किस्म के अगर मामलात होंगे तो आपको नज़र आता है कि पुरअमन तरीके से हो पाएंगे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ये सारे मामलात होंगे? मेरा ख्याल है डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा, एक एक वोट पे लड़ाई होगी। लेकिन असल बात यह है कि शहरों के अंदर अभी भी नून लीग जो है वो ताकतवर है। ये हमने डस्का में देखा, हमने वज़ीराबाद सिटी में देखा, ये हम हर शहर में देखेंगे। देहात के अंदर कॉन्टेस्ट होगा 2 ग्रुपों में, जो जिस तरह के 2 धड़े होते हैं। लेकिन शहरों का पीटीआई क्या करेगी, क्योंकि शहरों के अंदर भी तो ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट करवाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बड़ा साहब की उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपका भी बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, और आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट करार देगी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं।
आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होते हैं या नहीं। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। रियासत के हर इदारे को अपना काम हुदूद में रहकर करना है। वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, यह फैसला पार्लियामेंट करेगी। आज सेनेटर अजहर रब्बानी ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि खुफिया वोट वोटर का अपना राज है। वोटर अपना राज किसी और वोटर से तो शेयर कर सकता है, रियासत से नहीं। आइन की यही मंशा है कि वोटर पर किसी किस्म का दबाव ना आए। अगर वोट काबिल शनाख्त बना दिया जाए तो ये राज सिर्फ वोटर का राज नहीं रहेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि आइन में सेनेट इलेक्शन से फ्री वोट का लफ्ज दानिस्ता तौर पर निकाला गया। आप नहीं समझते कि मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी? तो रज़ा रब्बानी ने जवाब में कहा कि यह हिसाब नहीं, सियासत है। मुतनासिब नुमाइंदगी का तनासुब परफेक्ट नहीं हो सकता। सियासी इत्तिहाद की सूरत में सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं हो सकती। अदालत ने करार देना है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं या इलेक्शन एक्ट के तहत। ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद हम दोबारा पहले कदम यानी खुफिया वोटिंग पर आ जाएंगे। अदालत ऑर्डिनेंस के नताइज को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल शुरू करते हुए कहा कि वोट इनफरादी हो तो रायशुमारी खुफिया ही हो सकती है। सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, कानून के तहत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या हर एमपीए वोट देने के लिए आज़ाद होता है? फारूक नाइक ने जवाब में कहा कि पार्टी लाइन पर अमल करना सेनेट इलेक्शन के लिए लाजमी नहीं। खुफिया वोटिंग में मुदाखलत भी कानून के मुताबिक जुर्म है। वोट कास्ट होने के बाद भी खुफिया ही रहता है। मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टियों की नहीं, वोटों की बुनियाद पर है। नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह का दलाइल में कहना था कि इलेक्शन की नुमाइंदगी खुफिया वोटिंग के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन एक्ट की तैयारी के दौरान खुफिया वोटिंग पर बहस हुई थी। तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात ने उस वक्त खुफिया वोटिंग की हिमायत की थी। सेनेट इलेक्शन के बाद सूबाई असम्बलियां तहलील भी हो सकती हैं। दोबारा इंतखाबात में कोई और जमात भी हुकूमत में आ सकती है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टियों की है तो नई असेंबलियों में सेनेट में क्या पोजीशन होगी? इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन का दलाइल में कहना था कि अदालत को जायजा लेना होगा कि रेफरेंस पर फौरी जवाब देना लाजमी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस आ चुका है, इस पर राय हर सूरत देंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत रेफरेंस पर राय देने से इज्तनाब करे। अदालती राय से सियासी तनाज़ा जन्म ले सकता है, एहतियात की जाए। सुप्रीम कोर्ट से राय तब ली जाती है जब कोई और रास्ता ना हो। हुकूमत अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदालत पर डाल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। इसके अलावा तमाम मामलात पर फैसला पार्लियामेंट को करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने पैसों से भरे बैग्स और वीडियोस का जिक्र किया जिन पर अदालत फैसला नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स ने ओपन बैलेट के हक में दलाइल दिए, ना कि राय मांगी। हुकूमत राय लेने नहीं, अदालत से ओपन बैलेट की तौसीक कराने आई है। स्पीकर के इलेक्शन कौन कराएगा? आइन में कहीं नहीं लिखा। स्पीकर का इलेक्शन आइन के तहत हो सकता है तो सेनेट का क्यों नहीं? आइन में बैलेट पेपर्स का जिक्र भी नहीं होता। कानून या रूल्स में ही तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 खत्म होने से सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून में कभी खला नहीं आता। कोई कानून खत्म हो तो उससे पहले वाला बहाल हो जाता है। गुज़िश्ता समातों में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सदारती रेफरेंस में किसी का कोई हक नहीं बनता। यह सदारती रेफरेंस है, रेसलिंग नहीं है। बार काउंसिल्स के दलाइल सुनने की भरपूर मुखालफत करता हूं। रेफरेंस 1 मार्च तक चलता रहा तो रेफरेंस का फायदा नहीं होगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा था कि अगर सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के बारे में कोई फैसला दिया गया तो फिर पार्लियामान के अराकीन डीप स्टेट के रहमो करम पर होंगे। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की वजह से एक नई किस्म की ब्लैकमेलिंग और हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। रियासत तो अपने 20 रिटर्निंग अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि डीप स्टेट की रसाई बैलेट पेपर तक होती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में दोबारा मरदमशुमारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। तो क्या अदालत इस अमल को भी करप्शन करार देगी? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं होने चाहिए। इस पर रज़ा रब्बानी का कहना था कि बाद सियासी इत्तेहाद खुफिया होते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया था कि कानून का इतलाक कहाँ होता है? अगर पार्टी ए की 6 सीटें बनती हैं और उसे 2 मिली हैं तो क्या होगा? फिर मुतनासिब नुमाइंदगी कहाँ गई? आइन बनाने वालों की मुतनासिब नुमाइंदगी से मुताल्लिक दानिशमंदी कहाँ गई? रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया कि ये रियाजी का सवाल नहीं है और ना ये A, B या फिर C की बात है।
ये सेनेट है और ये वफाक का मामला है। किसी भी बात को सियाको सबाक से हटकर नहीं देखा जा सकता। आप सेनेट की तश्कील और मकसदियत को सामने रखें। सेनेट में नुमाइंदगी सूबाई असेंबली की सीटों के तनासुब से होती है, जरूरी नहीं कि हुक्मरान जमात की सूबे में भी हुकूमत हो। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि वोट सीक्रेट रखने के पीछे क्या मंतक थी। रज़ा रब्बानी ने जवाब देते हुए कहा कि शायद सीक्रेट इसी वजह से रखा गया कि किसी सियासी जमात का सही तनासुब ना आ सके। हमें आइन साजों के दिमाग को समझना होगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रज़ा रब्बानी ने इस पर कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है। पीटीआई ने सेनेट में काफ लीग को भी नशिस्त दी है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेटर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। रेफरेंस की समाअत कल दोबारा होगी जिसमें इनफरादी तौर पर केस में फरीक अफराद को सुना जाएगा। इस हवाले से मरियम नवाज ने भी आज बात की। ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये एक सियासी मसला है। आप इसमें पार्टी ना बने। परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों पर सेनेट के लिए पैसे चलाने का इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ पर पार्टी के अंदर से ही ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और इससे पहले 3 सूबों में तहरीक इंसाफ से मुतालिक इख्तलाफात की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ सेनेट टिकट के लिए वोट की खरीदो फरोख्त का जो इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगा रही थी, अब तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा अपनी ही जमात पर वोट की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लियाकत जतोई खुलकर पार्टी के खिलाफ सामने आ गए हैं। सिंध से सैफुल्लाह अबड़ो को टेक्नोक्रेट की निशिस्त के लिए पार्टी टिकट देने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई मकामी ओहदेदारों के एक ग्रुप के साथ सामने आए, बड़े बड़े दावे किए और इल्ज़ामात भी लगाए हैं। लियाकत जतोई ने इल्ज़ाम लगाया कि सैफुल्लाह अबड़ो को जो टिकट दिया गया है वो 35 करोड़ में बिका है। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? अब सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुस्तरद हो गए हैं, जबकि सैफुल्लाह अबड़ो ने लियाकत जतोई के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। आपने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचा गया है, तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो आपने आज ये बेहुदा बात की है, अभी आपको इंशाल्लाह नोटिस भेजूंगा। उसके बाद जल्दी आप और हमारी मुलाकात होगी हाई कोर्ट में। डिफेमेशन में केस करूंगा आप पे और आपको बताऊंगा कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं। आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। इस नोटिस पर लियाकत जतोई ने रद्दअमल देते हुए कहा कि नोटिस जरूर भेजें, हमारे पास सबूत हैं और वो सामने रखे जाएंगे। जबकि गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि लियाकत जतोई का इल्जाम बेबुनियाद है, इसकी तह तक पहुंचा जाएगा। जो लियाकत साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं समझता हूं कि वो इल्ज़ाम उनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए था, बेबुनियाद है और इसकी तहकीकात और इसकी तह तक पहुंचा जाएगा। पार्टी हाई कमान बिल्कुल एक्शन में है। अगर तो उनका इल्ज़ाम ठीक है तो उसके ऊपर भी तहकीकात होंगी और अगर गलत है तो वो भी वक्त आने पर साबित हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमने देखा है कि सैफुल्लाह साहब ने उनके इल्ज़ामात को डिनाई किया है, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया है। लियाकत जतोई ने ना सिर्फ ये कि सैफुल्लाह अबड़ो पे इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट देने का जो फैसला है वो गवर्नर हाउस में हुआ है। मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने किस बेसिस पर ये बात की है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कैसे कहा। जितने भी सेनेट के टिकट्स अवार्ड हुए हैं वो सारे के सारे पार्लियामानी बोर्ड ने किए हैं, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कर रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया कि लियाकत जतोई साहिब ने सेनेट के टिकट के बारे में एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाया।
अब या तो ये अपने दावे का सबूत दें और अगर ना दे सकें तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। शहबाज गिल ने मजीद लिखा था कि सैफुल्ला अबड़ो उन पर हतक इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहिब खुद नैबज़दा हैं और वो ख्वाह झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये ट्वीट शहबाज गिल साहब की तरफ से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के रहनुमा को नैबज़दा कह रहे थे, लेकिन जिनके हक में उन्होंने ट्वीट किया यानी सैफुल्ला अबड़ो, उनके खिलाफ भी नैब ने करप्शन की तहकीकात की। 2018 में गिरफ्तारी के वारंट भी नैब ने जारी कर दिए थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने लियाकत जतोई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और आज तहरीक इंसाफ की एहतसाब और नज़्म व ज़ब्त की कायमा कमेटी ने लियाकत जतोई को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। शो कॉज नोटिस के मुताबिक आपने अपनी 23 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बात की और इल्जामात लगाए और ये बयान सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हुआ। आपका ये इकदाम पार्टी पॉलिसी और पार्टी आइन के खिलाफ है, इसलिए यह मामला 7 दिन के अंदर मजीद कार्रवाई के लिए सिंध के मगरबी रीजन की कायमा कमेटी के पास भेजा जा रहा है। पहले बलूचिस्तान से पैसे चलने के इल्जामात लगे, पार्टी के अंदर से लगे, अब सिंध से इल्ज़ाम लगे हैं और पार्टी के अंदर से लगे हैं। क्या मामला है? सैफुल्ला अबड़ो और लियाकत जतोई की लड़ाई जाती है या मामला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए दोनों ही रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत जतोई साहब, पहले मैं आपसे बात करूं, आपने 35 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया, आपको जवाब में लीगल नोटिस भेजा है अबड़ो साहब ने और शोकॉज नोटिस भेजा है पार्टी ने। सबूत हैं आपके पास जो आप पार्टी को भी देंगे और अदालत में भी पेश करेंगे? मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि इल्जाम नहीं है, हकीकत है। 6 महीने पहले जो आदमी पैराशूट के जरिए पार्टी में आया तो वजह क्या थी, कौन सी उसकी कुर्बानियां हैं, कौन सा इमरान खान के साथ 22 साल जद्दोजहद में रहा और रात के अंधेरे में गवर्नर हाउस में बैठ के ये टिकटों का फैसला हुआ। ये क्या सिलसिला था? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। और ये ATM के तौर पे और इतना प्यारा क्यों हो गया है सबको? वैसे मगर आपके बारे में तो खुद शहबाज गिल साहब ने कहा, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया कि आप तो खुद नैबज़दा हैं और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात नैबज़दा नहीं हूँ, मेरे पे कोई करप्शन का केस नहीं। मैं उसको कल लीगल नोटिस दे रहा हूँ। एक अपॉइंटमेंट हुई थी डॉक्टर बिशारत की और उस डॉक्टर बिशारत की अपॉइंटमेंट बोर्ड ने अप्रूव की थी, प्राइम मिनिस्टर ने, शौकत अजीज ने, और वो इनिशियल स्टेजेस पे केस है वहाँ इस्लामाबाद कोर्ट में। ये करप्शन नहीं है, इट्स अ केस ऑफ अपॉइंटमेंट। अंजादा साहब, अपॉइंटमेंट और करप्शन में बहुत फर्क है। और दूसरी, मेरी अपील इज पेंडिंग इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैटर इज सब जुडिस, और इनको पता नहीं है। सब अबड़ो साहब ने आपको लीगल नोटिस भेजा है आपकी पार्टी में और अब आप शहबाज गिल साहब को लीगल नोटिस भेजेंगे? बिल्कुल, कल पहुंचेगा नोटिस। उनको ये भी पता नहीं है कि नैबज़दा सिर्फ उसको कहा जाता है जो कन्विक्ट हो। और खुदा की शुक्र है कि मैं इतने साल चीफ मिनिस्टर रहा, पार्टी पावर का मिनिस्टर रहा, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। हाउ कैन ही कैसे कैसे कह सकता है किसी के लिए नैबज़दा जब तक वो कन्विक्शन न हो? वैसे मगर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि कैसे इतना प्यारा हो गया, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड ने उनको टिकट दिया है और वजीर आजम पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही कर रहे थे, तो आप तो डायरेक्ट वजीर आजम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मेरी बात सुने, वजीर आजम को पता ही नहीं है। अब वो जो लोग नीचे वाले हैं, ये गवर्नर हाउस फैसले हुए हैं उनकी टिकट के, और अब लोगों को किस तरह से टिकट मिली है मुझे बताएं। कारकर्दगी है, एक वजह होनी चाहिए ना कि कुर्बानी दी, कोई जेल में पड़ा या कोई हमारे साथ रहा। हमने तो 5 जलसे करवाए खानजादा साहब। सबसे पहला बड़ा जलसा दादू में था जिसकी एंट्री हुई, और मैंने 2,96,000 वोट दादू से लिए हैं। 1,04,000 मैंने, 71,000 मेरे बेटे ने। मगर जो सर, जब आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम को पता ही नहीं है, आप फिर भी वजीर आजम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी का ही पता नहीं है और उसमें पैसे चल रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक नाम बता दें फिर किसने पैसे लिए हैं, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये देखे ना, वजीर आजम को तो हमने खत लिखा है। हमने तो वजीर आजम को कहा है कि हमसे मुशावरत ही नहीं हुई, हमें बुलाया नहीं गया, ना पार्लियामानी बोर्ड बना, कुछ नहीं बना। मुझे ये बताएं कि ये अबड़ो साहब इतने दिल अजीज क्यों हो गए हैं, इतनी मिठास क्यों हो गई है उसमें कि आप शोकाज नोटिस उनको दे रहे हैं जिन्होंने 5 जलसे कराए, अपनी जेब से खर्च किए, 15 लाख वोट सिंध से लिए, सारा दिन भागते रहे आपकी इस काम के लिए। आखिर वजह क्या है कि ये इतना प्यारा क्यों हो गया है अबड़ो साहब? मगर अंदाजे ना लगाइए ना, सियासी एतराज उठाइए। अगर आपसे मुशावरत नहीं की या फिर आपके लोगों को टिकट नहीं दिया तो आपने अपने गुस्से में लोगों पर पैसे का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, आपने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हम कभी इल्जाम नहीं लगाते, मुझे तो कोई सेनेट की जरूरत है, लेकिन ये सिंध का हक था दोनों सीटों का, वाडा वाला भी और ये भी। मुझे न मैं उम्मीदवार हूँ, न मैंने किसी को कहा था, न मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं खुद आगे शुक्र से हुई चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, वाटर एंड पावर का, इंडस्ट्रीज का, प्रोविंशियल मिनिस्टर फाइनेंस, एक्साइज, इरिगेशन। मुझे क्या जरूरत थी सेनेट की टिकट की, लेकिन ये हक था।
उन लोगों का जिन्होंने काम किया है, जिनको हराया गया था जानबूझ के। वैसे मगर आपके ग्रुप में कोई एमपीए तो है नहीं जो पार्टी को मुतासिर कर देगा सेनेट इलेक्शन में, और जो आपका इल्जाम है वो पार्टी के ऊपर है, टिकट पार्टी ने दिया है। पार्टी में किसने पैसे लिए हैं या आप यहां नहीं बताएंगे तो अदालत में आपको बताना पड़ेगा लीगल नोटिस के जवाब में, या पार्टी को बताना पड़ेगा शो कॉज नोटिस के जवाब में? मेरी बात सुने, ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। सुन ले मेरी बात। शो कॉज नोटिस में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हुई 21-22 ग्रेड का। मेरी अपनी एक हैसियत है, मेरा एक अपना नाम है। ये सब वोट मेरी वजह से मिले हैं। 2013 में 600 वोट मिले थे सारे डिस्ट्रिक्ट में तहरीक इंसाफ को, लेकिन मुझे शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना। मैं ऑफिसर नहीं हूँ कि मुझे इस तरह से डराया धमकाया जाएगा। साहब, धमकियां अगर कोई भी देगा या फिर इल्जाम कोई भी लगाएगा तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे ऑफिसर हो, सब बराबर है इस मामले में, वरना अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप पार्टी को जवाब नहीं देंगे, कानून की नजर में सब बराबर है। वो मुझ पे छोड़ दें, मैं वहाँ जो भी होगा मैं जवाब दूंगा। पहले जाए तो पहले जमानत तो करवा ले अपनी, उसके बाद जाए तो हम जवाब देंगे। मैं आपको लीगल नोटिस तो भेज रहे हैं ना, आप बताइए ना किसने पार्टी में पैसे लिए, क्या एविडेंस है आपके पास? मुझे पता है, मुझे अगर बता के देते मैं कोई ISI या MI का तो नहीं हूँ यार। खुदारा भाई, आप चैनल वाले मेरे भाई, कामराजा साहब मेरे भाई हैं, जो पैसे देगा मुझे बता के देगा, लेकिन दिए हैं सारी दुनिया देती है। सुन में आए ना आप, निकले ना बाहर। वैसे मैं सिंध को अच्छी तरह जानता हूं, आपको ये नहीं पता कि किसने पैसे लिए हैं क्योंकि आप एजेंसी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि पैसे कैसे दिए गए, बट आपको ये पता है कि अबड़ो साहब ने पैसे देकर ये सीट खरीदी है। आपने देखा कुछ नहीं है, सबूत कोई नहीं है आपके पास। सुनिए कामराजा साहब, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अवाम की आवाज है। सरदार यार मोहम्मद ने कल 70 करोड़ की बात की है, मैंने तो 35 करोड़ की बात की है। फ्रंटियर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे मेरे से पूछिए कोई ट्रांजेक्शन की है क्या किसी ने? अगर कोर्ट में जाना होगा तो हम उसको बताएंगे कि कोर्ट में हम भी अपना अमल बनाएंगे, आप इसकी फिक्र में करें। वैसे अगर कोर्ट में बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, और साबित सबूतों से होता है जो आपको देने पड़ेंगे। वो साबित जब कोर्ट में जाएंगे तो करेंगे ना जी, ये हकीकत है, जिसमें इल्जाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। सैफुल अबड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबड़ो साहब, आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि भाई आपने ऐसा क्या काम किया था, अभी पार्टी ज्वाइन की थी, आपने पैसा चलाया, पार्टी की कोई खिदमत की नहीं, जिसकी वजह से आपको टिकट मिल गया सीनियर रहनुमाओं को छोड़ के? देखें शाजिद साहब, एक्चुअली हमारे जो फ्यूडल है ना, ये इंटीरियर सिंध के, इन लोगों की अजीब अपनी थिंकिंग है ना। ये नए और पुराने की बात तो करते हैं। लियाकत साहब कहते हैं, क्लेम करते हैं मुझे 14 साल हुए हैं, मैंने जो है वो बड़ी खिदमत की है पार्टी की। आप इनसे पूछे ना कि आपको 2018 में 6 सीटें मिली, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी वर्कर को इसने सीट नहीं देने दी, सारी सीट्स इसके फैमिली की थी और एक भी सीट ये नहीं निकाल सका। तो ये किस मुंह से ये दावा करते हैं कि मतलब हम सीनियर हैं? एक्चुअली जो इफिशिएंसी आदमी की वो होनी चाहिए। मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूं, मैं एक्चुअली पहले कभी भी मीडिया पे नहीं आया और मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूं। आपका चैनल लाड़काना में होगा, आप वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं 2005 से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप 2005 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर आप पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं। 2018 का इलेक्शन आपने आजाद हैसियत में लड़ा है, उनके हारने का कह रहे हैं। आप 2018 का इलेक्शन आजाद हैसियत में हार चुके हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ा था आपने इलेक्शन, तहरीक इंसाफ आपने अब ज्वाइन किया और आपको टिकट मिल गया। कैसे मिल गया, क्या खासियत है आप में? देखिए शाजिद साहब, लाड़काना शायद आपको पता नहीं होगा, लाड़काना पहला डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में जिसमें PTI की तंजीम साजी हुई है, जो यूनियन काउंसिल से लेके वार्ड लेवल तक हुई है। 2000 से ज्यादा हमारे बेरत हैं। CM खान साहब ने वहाँ विजिट की थी, गवर्नर साहब वहाँ आए हैं, असद उमर साहब आए हैं, फिरदौस शमी भी 10 MPs के साथ वहाँ आए हैं। So many times they came to लाड़काना। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये हजारों के तादाद में वहाँ लोग जो ये रैलीज हुई हैं। इस वक्त लाड़काना मरकज है PTI का, और ये जो कह रहे हैं कि 6 महीने, तो ये आप इनसे पूछें कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है ना, इस कमेटी में जो इन्होंने बड़े बड़े लोग बिठाए हैं वो काफी लोग तो मुझसे जूनियर है। वैसे मगर आपके ऊपर नैब केस भी है, तो आपके माजी में वारंट गिरफ्तारी भी इशू हुए जैसा कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है आप में कि वैसे पार्टी करप्शन के खिलाफ खड़ी है मगर सेनेट की टिकट पर आपके साथ खड़ी है, हालांकि आपके ऊपर इल्ज़ाम है? देखें शाजिद साहब, आपको लाजिम, आप माशाल्लाह एक बड़े साहब हैं, आपको भी पता है कि ये जो अभी ये नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे ना, तो
हर नॉमिनेशन, ये जब इलेक्शन होता है तो नॉमिनेशन फॉर्म बहाल ही तब होता है कि वहाँ 4 डिपार्टमेंट्स हैं मेजर ऑफ पाकिस्तान के, जो बैठ के इंक्लूड नहीं करते हैं। उनकी क्लियरेंस के सिवा कोई भी आगे फॉर्म बहाल नहीं होता। उसमें नैब पहला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, FBR है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FIA है। तो वो तो ये उनसे जाके पूछे, अगर मुझ पर केस होगा, मैं कन्विक्टेड होऊंगा, तो मेरा तो फॉर्म ही वहाँ बहाल नहीं होगा और होना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कैसे किया है? तो आपके खिलाफ नैब का कोई केस नहीं है? आपके माजी में कभी वारंट भी नहीं इशू किया नैब ने? देखिए, ये जो आज आपके एक चला है ना, एक देखें वारंट या क्या, ये यहाँ तो शोकाज नोटिस सबको आते हैं ना। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है थ्रू पाकिस्तान में काम करता हूँ और ये 2018 की है। ये आज जो इन लोगों ने चला के टीवी पे चलाया कि सैफुल्लाह अब्दो के वारंट जारी हो गए। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा, मैं किसी रेंज में पहुंचूँ तो मुझे आप अपना व्हाट्सएप भेजें, मैं आपको वो भेजता हूँ कि उससे नैब ने कैसे विड्रॉ किया है। ये 3 साल पहले की बात है और उन्होंने नैब ने वो विड्रॉ किया है। यानी आप कह रहे हैं एज ऑफ नाउ आपके खिलाफ कोई नैब का केस नहीं है, वो विड्रॉ हो चुका है? बिल्कुल, नैब ने उसको विड्रॉ किया। रेफरेंस तो देखें, उन्होंने पहले दाखिल किया था ना। हमने तो नॉमिनेशन पेपर में हर चीज दी है ना, नैब ने अपनी रिपोर्ट दी होगी ना उधर। अच्छा, इतलात यही है कि नैब की आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी है, मगर आप कह रहे हैं विड्रॉ कर लिया है। एग्जैक्टली कब विड्रॉ किया नैब ने? मैं आपको लेटर भेजता हूँ, ये 2020 की बात है। तो बिल्कुल भेजिएगा। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले तो केस था, तो क्या ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद आपसे के खिलाफ केस विड्रॉ किया या पहले? नहीं, वो तो बाद हुआ है तहरीक इंसाफ। ये तो बोला केसेस हैं, तो अमराज शाह पे कितने केसेस हैं? एक मैं हूँ नैब का बंदा जिसपे मेरे आगे नोटिस, ये शोका तो सब, ये जो साहब आदर खुद कहते इस पे कितने केसेस हैं? मैं इनके डिटेल आपको भेजता हूँ। ये जैसे इसने ECL में अप्लाई किया। अच्छा, आपको PTI में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है जो आपको टिकट दिया गया? बोर्ड है ना, बात सपोर्ट की नहीं है। बोर्ड बैठा है PM साहब के प्रिजाइडिंग में, पार्टी की मेन लीडरशिप जो सब प्रोविंस से वहां थी। तो उन्होंने किया, मैं अकेला तो नहीं था ना, काफी लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया है ना। मगर टिकट तो आप अकेले को मिला ना, तो किसके कहने पे मिला? मैं तो अपने वर्कर्स जो है मैं उनके ज्यादा करीब हूँ। मैं तो वहाँ काम करता हूँ लाड़काना में। बाकी पार्टी की ने जब अनाउंस किया तो हमने अप्लाई किया, तो डिसीजन पार्टी का है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।